नमस्कार। इस चैनल के द्वारा यूपी टीईटी एवं आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश की क्लास शुरू की गई है। अगर आप शिक्षक भर्ती या फिर टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश की वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके पहले हमने नाउन पढ़ा था, उसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा। प्रोनाउन के कुछ भागों का अध्ययन इसके पहले की वीडियो में हमने किया है। आज हम प्रोनाउन के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ और प्रोनाउन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो में प्रोनाउन को नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, ताकि और आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। तो आइए आज का हम शुरुआत करते हैं। हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं जहाँ लिखा हुआ आई हर्ट माई सेल्फ। इसके पहले हमने जब पढ़ा था रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, तो उसमें एक अभ्यर्थी ने यह डाउट किया था कि इसको हम अच्छे से और एक्सप्लेन कर दें। तो आज हम पहले कल का जो हमने पढ़ाया था उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आज के इन चारों प्रोनाउन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोटिल कर दिया। उसके बाद ही रूइंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो जो कार्य करने वाला है यानी कि आई और ही, और जिस पर कार्य हो रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट कौन, माई सेल्फ और हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ और आई का माई सेल्फ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं उस पर ही पड़ता है। तो ऐसे केस में जो प्रोनाउन यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरे द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव मेरे ऊपर ही जब पड़ जाए, यानी कि जब कर्ता ही कर्म बन जाए, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये जो वर्ड यूज किए जाते हैं ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, कौन सा कार्य किया गया, चोट लगाने का, लेकिन चोट किसी दूसरे को नहीं लगाया, अपने आप को ही लगा लिया। तो ऑब्जेक्ट भी वही हो गया और सब्जेक्ट भी वही है। उसी प्रकार से उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। बर्बाद किया किसको, दूसरे को नहीं, अपने आप को। और किसने, वह स्वयं। तो वह सब्जेक्ट भी हुआ और वही ऑब्जेक्ट भी हुआ। तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। या यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल देकर तो बताइए हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर आप इस वर्ड को देखें, आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर, अब यहाँ पर मैंने खुद लॉक किया द डोर, दरवाजे को, मैंने दरवाजे को लॉक किया। यहां पर लॉक करने का काम हो रहा है, लेकिन क्या मैंने अपने आप को लॉक किया, नहीं, दरवाजे को लॉक किया। मेरे द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। अब यहां पर माई सेल्फ जो यूज हो रहा है वो आई पर प्रेशर जनरेट करने के लिए यूज हो रहा है। मैंने खुद दरवाजे को बंद किया था, मैंने खुद दरवाजे को बंद किया था। तो यहां पर क्या है कि वर्ड वही है माई सेल्फ, लेकिन अब क्या है कि जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो वर्ड है वही इम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी कि ये प्रेशर बना रहा है, सब्जेक्ट पर प्रेशर बनाया जा रहा है। सी किल्ड, उसने मार डाला, द कैट, बिल्ली को, हरसेल्फ, वह खुद। तो ये बताइए उसने मार डालने का काम किया, लेकिन किसने, अपने आप को तो नहीं मारा, उसने किसको मारा, बिल्ली को मारा। ऑब्जेक्ट कोई दूसरा है और उसने खुद मारा। तो ये हरसेल्फ एक्चुअली सी को, सी पर जो सब्जेक्ट है उस पर प्रेशर जनरेट कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि उसने खुद बिल्ली को मार डाला। तो यहां जो है, अब देखिए ऑब्जेक्ट अलग हो गया। तो जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो जाए तो वह जो वर्ड होगा, चाहे वो हरसेल्फ हो, हिमसेल्फ हो, माई सेल्फ हो, वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और अगर नहीं होता है ऐसा, अगर सिर्फ प्रेशर बनाया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी हरसेल्फ इम्फेटिक है, माई सेल्फ भी इम्फेटिक है। लेकिन ये दोनों आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट यहां पर बन जा रहा है। तो आई थिंक आपको इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्सिव है या फिर इम्फेटिक। इसमें आपको ध्यान देना हो कि माई में हम सेल्फ लगाकर बनाते हैं रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ। आवर में प्लूरल में सेल्फ जो लगता है और सिंगुलर में सेल्फ लगता है। आवर सेल्फ, योर सेल्फ दोनों लगता है, क्योंकि यू आप अकेले भी हो सकते हैं, आप ज्यादा भी हो सकते हैं यू से। तो योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होता है। उसके बाद हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ होता है। ये सिंगुलर है, इसमें सेल्फ लगेगा, और अगर प्लूरल है देम तो सेल्फ हो जाएगा। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर है। आइए आज का पहला प्रोनाउन हम पढ़ते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कोई एक पेड़ देखा और उस पेड़ को देखकर कह दिया दैट इज अ ट्री, तो मैं उस पेड़ की ओर इशारा कर रहा हूँ, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि दिस इज अ बॉय, या मैंने कह दिया दिस इज अ बोर्ड, मैंने इस बोर्ड की ओर इशारा करते हुए आपको दिखाया कि यह एक बोर्ड है। तो बेसिकली यही होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि किसी नाउन या नाउन की ओर इशारा करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो कोई नाउन है उसकी ओर मैंने इशारा करने के लिए दैट वर्ड का यूज किया, तो ये दैट जो वर्ड है वो एक्चुअली डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो बेसिकली 4 डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। पहला दिस आप देख रहे हैं, जैसा कि एग्जांपल्स के समझ में आ रहा है।
फिर दैट होता है और दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। जैसे कई गेंदे हैं तो दोज आर बाल्स। यहाँ पर दोज वर्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये कई नाउन्स की ओर डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, दिखा रहा है कि देखिए वो है। इसी प्रकार से दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब आपको ध्यान देना होगा कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। एक्चुअली एडजेक्टिव क्या होता है, वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। दूसरी बात कि नाउन के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे माई ब्रदर, तो माई वर्ड जो है ब्रदर के ठीक पहले, नाउन के ठीक पहले यूज हो रहा है, इसलिए माई वर्ड एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यही डिमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर वह किसी नाउन के ठीक पहले यूज होगा तो फिर वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। यही चीज आपको समझनी है। ये वही बात मैंने लिखा कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यानी दैट इज अ गर्ल, अगर ये वर्ड है तो दैट अकेले यूज हो रहा है, वह लड़की की ओर इशारा कर रहा है, तो दैट इज अ गर्ल डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि दैट गर्ल इज माय सिस्टर, वह लड़की मेरी बहन है, ठीक है, दैट गर्ल इज माय सिस्टर। अब दैट के ठीक बाद अगर नाउन यूज हो रहा है, गर्ल के ठीक पहले दैट यूज हो रहा है, तो ऐसे केस में यही दैट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। आपने इस बात को समझ लिया। जैसे यहाँ पर दोज डॉग्स आर हंग्री, अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि दोज आर डॉग्स, तो दोज आर डॉग्स मतलब वो कुत्ते हैं, यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। लेकिन अगर दोज के साथ नाउन को कनेक्ट कर दिया, दोज डॉग्स, तो फिर ये जो जगह हो जाएगी ना नाउन के ठीक पहले, इस कारण वो वर्ड एडजेक्टिव कहा जाएगा, क्योंकि नाउन के ठीक पहले जो शब्द यूज होता है वह एडजेक्टिव होता है, उसके बारे में अगर कुछ बताता है। तो दोज डॉग्स आर हंग्री, वो कुत्ते भूखे हैं। यहाँ पर डॉग्स के ठीक पहले दोज यूज हुआ है, या दीज भी यूज हो सकता है। अगर सिंगुलर डॉग रहेगा तो दिस डॉग हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव में अंतर करना सीख लिया। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस प्रकार से वर्ब के ठीक पहले यूज हो रहा है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, किसी नाउन के ठीक पहले बता रहा यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी समझ लिया। आगे हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब यह हुआ, जैसे आप छोटे रहे होंगे, आप कक्षा में पढ़ते रहे होंगे, आप अगर मेज पे बैठे रहे होंगे तो आपने अक्सर मस्ती में आपके पीछे किसी ने आपको हाथ से इशारा कर दिया होगा, ठोक दिया होगा, या आपने स्वयं, अगर आपके सीट के आगे के बच्चे बैठे हुए हैं तो आपने किसी को मार दिया होगा पीछे, तो फिर वो पीछे देखकर यह कहता होगा किसने मारा, कौन मारा। तो ये तो प्रश्न पूछा, लेकिन वो ये भी सोच सकता है कि किसी ने मारा, किसी ने तो मारा। अब मान लीजिए आंख बंद करके आप कमरे में मेज पर बैठे हुए हैं, आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, 8 में, और किसी ने आपके पेट पर ठोक दिया, आपने उठा। अब आप सोचेंगे किसी ने तो मारा, पता नहीं कौन मारा, लेकिन किसी ने मारा। कार्य तो हो गया, कार्य हुआ, लेकिन किसने किया ये नहीं पता है। और जब यही पता नहीं होता है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। यानी ऐसे केसेस में हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो एक्चुअली इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कमरे में गए और आपके बैग में, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप अच्छा अपने बैग में 10 रुपए का नोट रखे हुए हैं। जब बाहर गए, आप वापस फिर आ रहे हैं तो वो 10 रुपए का नोट आपका गायब हो गया। अब आप कहेंगे कि 10 रुपए का नोट मेरा किसी ने चुरा लिया। अब आपके जो नोट था वो तो चोरी हो गया, लेकिन किसने चुराया ये नहीं पता है। तो जब यही नहीं पता है तो दैट इज, ऐसे केस में आप जिस वर्ड का यूज करेंगे वही होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, वही इंडेफिनिट होगा, अनिश्चित प्रोनाउन होगा, क्योंकि वह नाउन निश्चित ही नहीं पता, जानकारी आपको नहीं है। ऐसे केस में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वही इंडेफिनिट होते हैं, जब हमें सब्जेक्ट का अता पता न हो, एग्जैक्टली जानकारी न हो। जैसे somebody, nothing, none, someone, anybody, all, one, ये जो वर्ड हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं, someone killed the snake। आपने देखा कि एक सांप मरा हुआ है, और सांप मरा हुआ तो आपने सोचा किसी ने मारा होगा, कोई सब्जेक्ट ही रहा होगा, कोई नाउन ही रहा होगा, लेकिन ये पता नहीं है कि किसने मारा। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझेंगे, यानी someone killed the, मुझे तो ही नहीं पता किसने मारा, लेकिन किसी ने मार दिया है, तो ये इंडेफिनिट हो गया फ्रेंड, क्योंकि यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि सब्जेक्ट कौन है। तो ऐसे केस में someone हमने यूज कर दिया। इसी प्रकार से मेनी ऑफ देम आर टायर्ड, हम कई लोगों को लेकर जा रहे हैं घूमने और हमने देखा कई उसमें से थके हुए हैं। अब कई थके हुए हैं, कौन से कई मत पता नहीं, कई थके हुए हैं। तो यहाँ मेनी वर्ड जो है वो इंडेफिनिट, अनिश्चितता को बताता है। अनिश्चित बात हो रही, कितने थके हुए एग्जैक्टली हमको पता नहीं है। अगर वह एक लड़का थका रहेगा तो मैं ही को कहूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कौन थका हुआ, कई उसमें थक गए हैं तो मेनी ऑफ देम, तो उसमें से कई, तो जो मेनी वर्ड है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाएगा। ये आपने समझ लिया। उसके बाद अगली बात होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को किस प्रकार समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने कक्षा में पढ़ा रहे हैं, और अगर आप पढ़ाते समय ऐसा होता है कि सभी बच्चों को कोई चीज नहीं आ रही और आपने हर बच्चे को पीटना शुरू कर दिया, तो आपने एक एक डंडा सबको एक प्रकार से बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दे दिया, प्रत्येक को मारा।
ठीक है, हर बच्चे को एक डंडा आपने लगा दिया। तो ऐसे में एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट, जैसे आपके यहाँ अगर 15 अगस्त है और 15 अगस्त के यहाँ प्रोग्राम होता है तो आपने हर बच्चे को लड्डू बांट दिया, हर प्रत्येक को बांट दिया। सभी तो नाउन है, प्रत्येक को दिया गया, लेकिन अब आप क्या सबकी जानकारी रख रहे हैं? नहीं, प्रत्येक, आप ये कहेंगे कि प्रत्येक को दिया गया, हर किसी को दिया गया। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जब कोई मतलब बांटा जाता है कोई चीज, जैसे 10 है 10 को आपने दे दिया, 20 है 20 को आपने दे दिया, 5 है 5 को आपने दे दिया। तो ऐसे में आप बेसिकली इच, आइदर और नाइदर का यूज करते हैं। नाइदर दो के लिए जब कोई नहीं काम करे तो नाइदर, आइदर दोनों में से कोई एक, इच मतलब प्रत्येक। तो इस प्रकार से ऐसे वर्ड जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यहां पर क्या है? ईच ऑफ यू मतलब तुम में से प्रत्येक, इज गिल्टी क्या है? अपराधी है। तो तुम भी अपराधी हो, वो भी अपराधी, दो अपराधी, दोनों, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से दोनों मतलब प्रत्येक अपराधी हैं। तो जो ईच है वह प्रत्येक की बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई भी कार्य को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो ऐसे केस में जो वर्ड यूज होता है वो कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाइदर ऑफ द टू बॉयज केम टू स्कूल, दोनों में से कोई लड़के, अब यहाँ पर दोनों लड़कों की बात हो रही है, दो लड़के थे, दोनों में से कोई नहीं आया, तो मतलब पहला भी नहीं आया और दूसरा भी नहीं आया, दोनों की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो नाइदर वर्ड जो है यूज हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि हम दोनों बच्चों की बात कर रहे हैं कि दोनों में से कोई लड़का स्कूल नहीं आया। तो इस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को भी देख लिया। बेसिकली इच, आइदर और नाइदर का यूज होता है। हाँ, अगर इच के बाद इच के ठीक बाद नाउन आ जा रहा है तो फिर वही बात हो जाएगी एडजेक्टिव वाली, क्योंकि फिर वो एडजेक्टिव की एक प्लेस होगी। इच बॉय या इच गर्ल हो जाएगा, तो गर्ल के ठीक पहले, नाउन के ठीक पहले, तब वो एडजेक्टिव होगा। आगे हम एडजेक्टिव को भी पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। अभी हम आपको बिल्कुल बेसिक समझाते हुए चल रहे हैं, और टॉप लेवल के क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हैं वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। बस आप सपोर्ट करिए, थोड़ा शेयर कर दिया करिए। अब देखिए अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम कैसे समझेंगे? आप ये समझ लीजिए कि जब दो सब्जेक्ट हों या दो से अधिक सब्जेक्ट हों और वे एक जैसा ही काम करें या एक ही काम करते हैं, तो ऐसे में हम दो वर्ड का यूज करते हैं, ईच अदर और वन अनदर। जैसे दो लड़के हैं या दो औरतें हैं, दोनों औरतें झगड़ा कर रही हैं। कौन? दोनों। जो काम वह कर रही है वही काम वो दूसरी भी कर रही है, दोनों झगड़ा कर रही हैं। तो ऐसे में हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अगर 10 लड़के हैं या लड़कियां हैं और 10 के 10 आपस में झगड़ा कर रही हैं तो सभी एक ही काम कर रहे हैं, ऐसे में हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हमने यह समझा कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट मिलकर एक ही कार्य को करते हैं, जैसे एक जैसा कार्य ही करते हैं, तो ऐसे केस में हम ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग करते हैं, और एक्चुअली यही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे The two friends were fighting with each other. अब यहाँ पर दोनों दोस्त झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से। अब यहाँ पर जो each other वर्ड यूज हो रहा है यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्यों? अब क्योंकि फाइट करने का काम दोनों दोस्त कर रहे थे, सेम काम कर रहे हैं फाइट करने का, और बिल्कुल बराबर बराबर एक जैसा काम कर रहे हैं, तो ईच अदर का प्रयोग होता है। याद रखिएगा इस बात को कि अगर दो लोग रहेंगे तो ईच अदर का प्रयोग होगा, अगर दो से अधिक रहेंगे 5, 10, 15, 20 तो वन अनदर का प्रयोग होगा। जैसे दे लव ईच अदर, यहां पर भी दो ही लोग हैं, मतलब दो लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, मतलब जो काम पहला करता है वही सेम काम दूसरा करता है। तो इस प्रकार से हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी समझ लिया। आइए हम अभी देखिए, इसके बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ना है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसे अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उस पर बेस्ड हम 5 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप इनको बताएं कि ये कौन से प्रोनाउन है। पहले लिखा हुआ है दोज आर स्टार्स इन द स्काई। अब आप सोच कर बताएं कि दोज कौन सा प्रोनाउन है, इसी में से कोई होगा। दूसरा है मेनी वर एब्सेंट इन द क्लास, कई, कक्षा में कई आज एब्सेंट थे, तो इसमें मेनी वर्ड किस प्रोनाउन को डिनोट करता है, शो करता है। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अप गिफ्ट, प्रत्येक लड़की एक गिफ्ट पाई। अब आप बताइए ईच वर्ड जो है वह कौन सा प्रोनाउन है। उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास हेल्प वन अनदर, यहाँ पर आपको वन अनदर बताना है। सभी जो बच्चे हैं क्लास में वो एक दूसरे की मदद करते हैं। वन अनदर कौन सा प्रोनाउन है। और समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर नॉक किया या खड़खड़ाया, तो समवन कौन सा प्रोनाउन है। अगर इस पांचों की आप उत्तर सही से दे रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आज आपने जो वीडियो देखा है इसके आधार पर आपने 4 प्रोनाउन को समझ लिया है। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, यकीन मानिए हम आपको पूरा इंग्लिश बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। पूरा आप कोई भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम, DSSB की वैकेंसी आई है उसमें भी इंग्लिश का एक सेक्शन है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, हम आपका पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे, PDF भी देंगे। धन्यवाद।